रिचा नाम की एक लड़की थी जो कि अनाथ थी। बचपन में ही उसके रिश्तेदारों ने उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया था। रिचा बहुत शांत किस्म की लड़की थी। अनाथालय में भी वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और उसके कोई दोस्त नहीं थे। उस अनाथालय में एक केयर टेकर काम करती थी जिनका नाम था मीनाक्षी। रिचा की मीनाक्षी से बहुत बनती थी। वो उन्हें अपनी माँ के समान ही मानती थी। रिचा बहुत ही मेहनती थी और बचपन से ही उसमें पढ़ाई के प्रति बहुत लगन थी। अपनी कड़ी मेहनत के कारण वो अब एक डॉक्टर बन गई थी। अब देखते हैं आगे की कहानी। एक दिन रिचा अपने हॉस्पिटल से वापस अनाथालय आती है और थक कर बगीचे में ही बैठ जाती है। तभी मीनाक्षी उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे रिचा, आज तुम हॉस्पिटल से आकर यहाँ बैठी हो, क्या बात है? हाँ काकी, बहुत थक गई हूँ, इसलिए सोचा कि यहाँ बैठकर थोड़ी ठंडी हवा खा लूं। यहाँ भला कौन सी ठंडी हवा है, कितनी गर्मी है यहाँ पर। क्या तुम भी गुड़िया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब तुम्हें अपने हॉस्पिटल में रहने के लिए कमरा मिल रहा है तो तुम यहाँ क्यों रहती हो? अब तुम कितनी अच्छी डॉक्टर बन गई हो। वहां हॉस्पिटल के कमरे में सभी सुविधाएं होंगी, एसी, टीवी, फ्रिज, सब कुछ, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मेरा सब कुछ है काकी। यहाँ पर मेरी बचपन की यादें हैं। ये सब अनाथ बच्चे हैं और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आप हैं। मैं आपको छोड़कर किसी भी जगह नहीं जाना चाहती हूँ, चाहे वो कितनी ही आलीशान क्यों ना हो। उल्टा मैं तो यहीं पर रुककर आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ओहो, तुम फिर से शुरू हो गई गुड़िया। तुमसे बहस करना तो एकदम बेकार है। खैर, ये सब छोड़ो, आओ अब अंदर चलो और खाना खा लो। आज मैंने तुम्हारा पसंदीदा कढ़ी चावल बनवाया है। अरे वाह, कढ़ी चावल! अब आप ही बताइए काकी, हॉस्पिटल के कमरे में किसे इस बात की परवाह होगी कि मैंने खाना खाया भी है या नहीं, और आप यहाँ मुझे मेरे पसंदीदा कढ़ी चावल खिला रही हैं। तुमसे तो मैं कभी भी जीत ही नहीं पाऊंगी। चलो अब। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सब कुछ अच्छा चलता रहता है। रिचा के हॉस्पिटल में ही एक और डॉक्टर था जो उसके साथ ही काम करता था। उसका नाम मनीष था और वो मन ही मन रिचा को चाहने लगा था। रिचा भी उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। काफी दिनों तक वो दोनों दोस्त बनकर रहे, लेकिन एक दिन मनीष रिचा के पास आता है और बोलता है, हेलो रिचा, वो मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या तुम आज ड्यूटी के बाद फ्री हो? हाँ, मैं तो ड्यूटी के बाद घर ही जाऊंगी, मगर क्यों, क्या हुआ? ओ, अरे तुम्हें तो पता है ना कि हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें हमें बताना है कि कैसे कॉफी शरीर को कितना फायदा पहुंचाती है अगर उसे सही मात्रा में लिया जाए तो। हाँ तो उसका क्या करना है मनीष? वो पास में ही कॉफी की एक नई दुकान खुली है, तो क्यों ना हम चलकर वहां कॉफी पिएं। इससे हमें कॉफी के फायदे लिखने में और आसानी हो जाएगी। मनीष जितने भोलेपन से रिचा से बाहर जाने के लिए पूछता है, वो देखकर रिचा को हंसी आ जाती है। अच्छा, लेकिन मैं तो कॉफी नहीं पीती हूँ मनीष। ये सुनकर मनीष का चेहरा उतर जाता है और वो वहां से जाने लगता है। अच्छा ठीक है रिचा, फिर मैं चलता हूँ। अरे रुको ना, लेकिन मैं चाय पीती हूँ। हम चलकर चाय पीकर देख लेते हैं, क्या पता हमें आगे चलकर चाय के फायदों पर भी कोई रिपोर्ट बनाने को मिल जाए। रिचा की बात सुनकर मनीष को भी ये यकीन हो गया कि रिचा के दिल में उसी के लिए जगह है। फिर क्या था, दोनों के प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद जब उन दोनों का रिश्ता गहरा हो गया, तब रिचा ने मनीष के बारे में मीनाक्षी को भी बता दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है गुड़िया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारा भी घर बस जाएगा, तुम्हारा अपना परिवार होगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मीनाक्षी की बात सुनकर रिचा कुछ उदास हो गई। अरे क्या हुआ रिचा, अभी तो तुम मुस्कुरा रही थी और अभी उदास हो गई हो, क्या बात है? मैं ये जगह छोड़कर कैसे जाऊंगी काकी? मैं यहीं रहना चाहती हूँ और आपके बिना मेरा कहीं दिल नहीं लगेगा। अरे पगली, ऐसा थोड़ी ही ना होता है। हर लड़की को शादी के बाद ससुराल जाना ही पड़ता है, और तुम्हें जब मन करे तब तुम हमसे मिलने आ जाना। अब चलो अंदर चलकर कुछ खा लो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब रिचा हॉस्पिटल में थी, तब मनीष उसके पास आता है और कहता है, रिचा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना मनीष, क्या हुआ? रिचा, अब हमें साथ में काफी वक्त हो गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरे परिवार से मिल लो ताकि हम अपने इस रिश्ते को शादी में बदल सके। क्या?
मगर इतनी जल्दी क्यों मनीष? दरअसल मेरे परिवार वाले अब मेरी शादी करवाना चाहते हैं रिचा, इसलिए तुम उनसे मिल लो, और खास करके मेरी माँ से। वो लोग मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं और इसीलिए मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अच्छा ठीक है मनीष, मैं उनसे मिल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। लेकिन अगर तुम्हारा पूरा परिवार होगा तो मैं भी अपनी मीनाक्षी काकी को लेकर आऊंगी, क्योंकि वही मेरा परिवार है। अच्छा चलो ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। फिर क्या था, रिचा और मीनाक्षी दोनों मनीष के घर गए। उसका घर बहुत बड़ा था और वहां काफी सारे नौकर चाकर थे। रिचा ने अंदर जाकर सबसे नमस्ते किया और बैठ गई। उसने मीनाक्षी को कुछ परेशान देखा तो उससे बोली, क्या हुआ काकी, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं, क्या बात है? अरे रिचा, ये घर कितना बड़ा है और ये लोग भी कितने बड़े लोग लग रहे हैं। तू मुझे यहाँ लेकर क्यों आई बेटा? मैं यहाँ बहुत अजीब महसूस कर रही हूँ। अरे आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? आप यहाँ मेरी माँ के नाते आई हैं। फिक्र मत करिए और आराम से बैठिए। रिचा के साथ मीनाक्षी को देखकर मनीष की माँ बोली, अरे ये कौन है? ये तुम्हारे यहाँ काम करती है क्या? इन्हें साथ लेकर क्यों आई हो? मनीष की माँ की बात सुनकर रिचा और मीनाक्षी दोनों ही हड़बड़ा जाते हैं। क्या? नहीं, ये मेरी काकी हैं। ये हमारे अनाथालय में सबका ख्याल रखती हैं और बचपन से इन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला है। ओह अच्छा अच्छा, वो इन्हें देखकर मैं समझ नहीं पाई। खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी। तुम बताओ रिचा, तो तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो? जी आंटी जी। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें इस घर की बहू बनना है तो तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। बदलाव? कैसे बदलाव आंटी जी? देखो रिचा, हो तो तुम डॉक्टर, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं है। तुम अभी भी उस अनाथालय में क्यों रहती हो? देखो, शादी के बाद तुम्हें उस जगह को बिल्कुल भूलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ऊंची सोसाइटी के हैं और हमारे घर की बहू हमारी इज्जत होगी। तो तुम ऐसी जगहों पर तो बिल्कुल भी नहीं भटक सकती हो। मनीष की माँ की बात सुनकर मीनाक्षी और रिचा दोनों दंग रह जाते हैं। रिचा मनीष की माँ से कुछ कहने जाती है, लेकिन मीनाक्षी उसे रोक लेती है। लगता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो। आराम से बोल लेना, पर पहले मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें अगर मेरे बेटे से शादी करनी है तो जरा शादी में हमारे स्टेटस के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। हम तुम्हें लिस्ट दे देंगे कि हमें शादी में क्या क्या चाहिए और सारी चीजें कैसी होनी चाहिए। देखो, तुम एक डॉक्टर हो, बस इसीलिए मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाने के लिए मान गई हूँ, लेकिन हमारे स्टेटस का ख्याल रखना बस। मनीष की माँ की बातें सुनकर रिचा को बहुत गुस्सा आ गया और वो खड़ी हो गई। बस बहुत हुआ। मनीष, तुम यहाँ खड़ी खड़ी ये सब सुन रहे हो, तुम कुछ नहीं बोलोगे क्या? अरे अब इसमें मैं क्या बोलूं रिचा, मेरी खुशी के लिए माँ हमारी शादी करने को तैयार तो हो गई है ना, तो अब तुम भी उनकी कुछ बातें मान लो ना। अच्छा, तो एक काम करो मनीष, तुम भी मेरी एक बात मान लो। तुम किसी ऊंचे स्टेटस वाली लड़की को पसंद कर लो। मुझे लगता है कि जैसा तुम्हारी माँ का स्टेटस है, तुम्हें तो सीधा प्रधानमंत्री के घर में रिश्ता भेजना चाहिए। ये क्या बदतमीजी है रिचा? अब तुम मुझे तमीज तो मत ही सिखाओ मनीष। मैंने देख ली तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की तमीज। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और दोबारा मुझे कभी मिलने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर रिचा वहां से चल दी। उसके पीछे पीछे मीनाक्षी भी चलने लगी। मीनाक्षी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिचा मीनाक्षी को लेकर वापस अनाथालय आ गई। ये सब तुमने क्या किया रिचा? तुमने ये रिश्ता क्यों तोड़ दिया? अरे ये सब तो चलता ही रहता है। वहां पर आपका और मेरा, हम दोनों का अपमान हो रहा था काकी। और तो और उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं अनाथालय से रिश्ता तोड़ दूं। ऊपर से वो कितनी लालची थी। मुझे ऐसे घर में नहीं जाना, ऐसी सास नहीं चाहिए मुझे। मेरी बचपन से माँ नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मुझे अपनी सास में अपनी माँ मिले, और वो औरत तो कभी मेरी माँ जैसी सास बन ही नहीं पाएगी। रिचा परेशान थी और तभी वहां पर मीनाक्षी का बेटा वरुण आ गया। वो रिचा के बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था। पहले वो अनाथालय में ही रहता था, लेकिन फिर उसकी बाहर नौकरी लग गई थी और इसलिए वो अनाथालय से चला गया था। उसे देखकर रिचा बहुत खुश हो जाती है। अरे वरुण, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए, लेकिन इतने दिन बाद क्यों आए हो? क्या रिचा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। अब जब मिली है तो आ गया हूँ। वैसे तुम और मैं इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कोई बात है क्या? रिचा वरुण को सब कुछ बता देती है। अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है रिचा? तुम इतनी अच्छी लड़की हो, तुम ऐसे ही किसी अरे गहरे लड़के से शादी करने के लिए नहीं बनी हो। तुम्हें तो ऐसा लड़का मिलेगा जो तुम्हें पलकों पर बैठा कर रखेगा, समझी? अब ये मनीष पुराण बंद करो और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे और माँ के लिए बहुत सारे तोहफे लाया हूँ और अनाथालय के बाकी बच्चों के लिए भी। वरुण, तुम कितने समझदार हो। हर लड़के को ऐसा ही होना चाहिए। तुम अनाथालय के बारे में कितना सोचते हो। हाँ हाँ चलो अब। वरुण रिचा को लेकर अंदर चला जाता है
और मीनाक्षी ये सब देख रही थी। वो खुद से कहती है, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। इन दोनों की आपस में शादी हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। फिर मीनाक्षी भी अंदर चली जाती है। कुछ दिनों तक वरुण छुट्टी लेकर ऋचा के साथ ही रुकता है और एक दिन मौका देखकर मीनाक्षी ऋचा से कह ही देती है, ऋचा बेटी, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरा वरुण कैसा लगता है? ये कैसा सवाल है काकी? वरुण तो बहुत अच्छा लड़का है। उससे अच्छा लड़का तो मैंने आज तक नहीं देखा है। तो फिर तुम वरुण से ही शादी क्यों नहीं कर लेती ऋचा? मुझे यकीन है कि तुम दोनों साथ में खुश रहोगे। और वैसे भी मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी सास बनूंगी। काकी, आप सास नहीं बल्कि माँ से भी प्यारी सास हैं। और वरुण बहुत अच्छा लड़का है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मीनाक्षी ऋचा की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। असल में वरुण भी मन ही मन ऋचा को पसंद करता था, इसलिए बिना देरी किए मीनाक्षी उन दोनों की शादी करवा देती है। वरुण उसी शहर में रुककर नौकरी करने लगता है। ऋचा और वरुण मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ अनाथालय का भी पूरा ध्यान रखते हैं। एक गांव में बल्लू नाम का एक आदमी था, जिसकी बहुत बड़ी मोमोज की दुकान थी। पूरे गांव में और कोई भी मोमोज की दुकान नहीं थी, इसीलिए गांव के सभी लोग बल्लू के पास ही मोमोज खाने जाते थे। एक दिन एक बूढ़ी औरत बल्लू के मोमोज खाने आती है। अब देखते हैं आगे की कहानी। बताओ बूढ़ी काकी, कौन से मोमोज खाओगी? चिकन मोमोज, वेज मोमोज या तंदूरी मोमोज? एक काम कर बल्लू, मुझे वेज मोमोज खिलाना तो। जरा देखूं तो कैसे मोमोज बनाता है तू। बड़े चर्चे सुने हैं मैंने तेरे। ऐसा क्या? वैसे काकी, तुम्हें पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा। हाँ, मैं दूसरे गांव से यहाँ आई हूँ, मगर चिंता मत करो, अब तुम मुझे रोज यहीं देखोगे, वो भी अपनी आंखों के सामने। बल्लू बूढ़ी काकी की बात कुछ समझ नहीं पाता है और उन्हें उनके वेज मोमोज दे देता है। ये लो काकी, तुम्हारे मोमोज। वैसे मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आई। जल्दी से समझ जाओगे। वैसे ये मोमोज मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए, और तो और ये महंगे भी बड़े हैं। खैर, ये लो पैसे। बल्लू को बूढ़ी काकी की बात कुछ समझ नहीं आती, मगर वो उनसे कुछ कहता इससे पहले बूढ़ी काकी वहां से चली जाती है। इसके बाद बल्लू भी अपने काम में लग जाता है। अगले दिन जब सुबह सुबह बल्लू वापस अपने मोमोज की दुकान लगाने आता है, तब तो वो हैरान रह जाता है। बल्लू की मोमोज की दुकान के ठीक सामने उन्हीं बूढ़ी काकी ने अपने मोमोज की दुकान खोल ली थी, और तो और वो बूढ़ी काकी बल्लू से आधे दामों पर मोमोज बेच रही थी। तभी गांव का एक आदमी बल्लू के पास आता है और उससे कहता है, अरे बल्लू भाई, ये सब क्या चल रहा है गांव में? आपके रहते दूसरी मोमोज की दुकान? मैं भी नहीं जानता भैया। ये बूढ़ी काकी तो कल मेरी दुकान पे मोमोज खाने आई थी और आज इसने खुद ही दुकान खोल ली। जो भी हो बल्लू भाई, मगर वो बहुत ही सस्ते मोमोज बेच रही है। सभी लोग उसी के पास जाएंगे अब से। अब तो लगता है तुमको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। वो आदमी भी ये बोलकर बूढ़ी काकी के सस्ते मोमोज चखने पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर में बूढ़ी काकी की दुकान पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सबको उनके सस्ते मोमोज बड़े अच्छे लगते हैं, जबकि उधर बल्लू की दुकान पर सन्नाटा छाया हुआ था। आखिर ये कैसे मुमकिन है? भला इतने सस्ते दामों में कोई मोमोज कैसे बेच सकता है? इसमें तो कितना नुकसान है। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। मुझे पता लगाना ही होगा, वरना सच में मेरी दुकान बंद हो जाएगी। बल्लू सोच में पड़ जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब गांव के सभी लोग सिर्फ बूढ़ी काकी के सस्ते मोमोज खाने ही जाते थे। बल्लू की दुकान पर अब सबने आना बंद कर दिया था, क्योंकि सबको लगता था बल्लू महंगे मोमोज बेचकर लोगों को ठगता है। एक दिन बल्लू घर पर ही बैठा रहता है और दुकान लगाने नहीं जाता। तभी उसका बचपन का दोस्त हरीश उससे मिलने आता है। अरे बल्लू, क्या बात है? तुम आज घर पर ही बैठे हो, दुकान लगाने नहीं गए? क्या ही करूंगा हरीश दुकान लगाकर। इतनी मेहनत करो, मोमोज बनाओ, लेकिन कोई भी मोमोज खाने नहीं आता। सबको लगता है कि मैं उनको महंगे मोमोज बेच रहा हूँ। अरे तो बल्लू, तुम भी मोमोज के दाम कम क्यों नहीं कर देते? अरे दोस्त, मोमोज की लागत ही उतनी है, तो मैं क्या अपनी जेब पे नुकसान उठाकर सस्ते मोमोज बेचूं? इससे कम दाम अगर मैंने किए तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो भला वो बूढ़ी काकी कैसे इतने सस्ते में बेच रही है मोमोज?
उसे लागत कम कैसे पड़ रही है? वही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ हरीश। जरूर दाल में कुछ काला है। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि आखिर वो बूढ़ी काकी आई कहाँ से? पहले तो मैंने कभी उसे इस गांव में नहीं देखा। बात तो तेरी सही है बल्लू, जाने वो कहाँ से आई है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी दुकान बचानी है तो घर बैठे बैठे खुद से ये सब सवाल मत करो और पता लगाओ कि उसकी दुकान पे आखिर चल क्या रहा है। हरीश और बल्लू बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें घर के बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। बल्लू की पड़ोसन मीना जोर जोर से चिल्ला रही थी और रो रही थी। बल्लू और हरीश बाहर जाकर देखते हैं। हे भगवान, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरे सारे गहने चोरी हो गए। हे भगवान। अरे अरे, ये सब कैसे हो गया मीना दीदी? पता नहीं बल्लू भैया, रात में कैसी आंख लगी कि चोर आए और सारा सामान लूट कर लेकर चले गए, हमें भनक भी न लगी। अरे ये आजकल गांव में चोरियां इतनी बढ़ती जा रही है, आखिर हो क्या रहा है? कुछ लोग मीना को संभालते हैं और उसे पुलिस के पास लेकर जाते हैं। वहीं बल्लू और हरीश फिर से बातें करने लगते हैं। खैर बल्लू, तू चिंता मत कर, मैं शाम तक उस बूढ़ी काकी के पुराने गांव और घर के बारे में पता लगाता हूँ। फिर हम दोनों वहां चलकर पता कर लेंगे कि आखिर इस बूढ़ी काकी के पीछे का राज क्या है। और ठीक है हरीश। हरीश चला जाता है और बल्लू अपने घर में वापस चला जाता है। शाम को हरीश बल्लू से दोबारा मिलने आता है। क्या हुआ हरीश, कुछ पता चला क्या? बल्लू, बड़ी मुश्किल से मुझे वो बूढ़ी काकी के पुराने गांव का नाम पता चला है और वो यहाँ से काफी दूर भी है। तो फिर देर किस बात की है, चलो चलते हैं। बल्लू और हरीश बूढ़ी काकी के गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद बल्लू को सबसे पहले एक औरत दिखती है जो कि गोलगप्पे बेच रही थी। चल हरीश, ये गोलगप्पे बेचने वाली बहन से पूछते हैं, शायद ये कुछ जानती हो। ठीक है। बल्लू और हरीश दोनों उस औरत के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, दीदी, आपके गांव में क्या पहले कोई बूढ़ी काकी रहती थी? अरे भैया, ये तो इतना बड़ा गांव है, यहाँ पर तो कितनी ही बूढ़ी औरतें रहती हैं। अब मुझे कैसे पता होगा तुम किसकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, असल में हमारे गांव में एक बूढ़ी काकी आई है जिन्होंने हमारे गांव में आकर वहां पर मोमोज की दुकान खोल ली और अब वो सस्ते दामों में मोमोज बेचती है। उसकी वजह से हमारे बल्लू भाई के मोमोज की दुकान ठप हो गई है। हे भगवान, कहीं तुम उस बूढ़ी औरत की बात तो नहीं कर रहे जिसके माथे पर एक बड़ा सा तिल है? हाँ हाँ, तिल तो था। तो क्या तुम उसे जानती हो? क्या वो तुम्हारी पड़ोसी थी? अरे वो इस गांव की नहीं है और पड़ोसी नहीं, वो तो एक भागी हुई मुजरिम है, चोर है वो, चोर। क्या मतलब? अरे जब वो इस गांव में आई तब उसने मेरे ही गोलगप्पे के ठेले के सामने अपनी गोलगप्पे की दुकान खोल ली। फिर वो सस्ते दामों पर लोगों को गोलगप्पे खिलाने लगी। हाँ ठीक, यही तो मेरे साथ भी किया उसने। फिर क्या हुआ? उसकी दुकान पर जितने भी लोग आते थे वो उनमें से किसी न किसी एक को नशे वाले गोलगप्पे खिला देती थी और रात में उस बूढ़ी काकी के 2 बेटे जाकर उसके घर में चोरी कर लेते थे। क्या 2 बेटे? उसके 2 बेटे भी है? हाँ और क्या, वो तो एक दिन एक आदमी पर नशे की दवा काम नहीं की क्योंकि उसे घर जाते ही उल्टी हो गई थी, तो उसके दोनों बेटे और वो बूढ़ी औरत पकड़े गए। लेकिन मौका मिलते ही वो यहाँ से भाग गए और अभी तक पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तुम लोग तो बड़े ही खतरे में हो भैया। बल्लू, अब मुझे समझ में आया कि हमारे गांव में अचानक से चोरियां कैसे बढ़ गई। हाँ हरीश, सुबह ही मीना दीदी के घर पर भी चोरी हुई। हमें जल्दी से वापस जाकर गांव वालों को सारा सच बताना पड़ेगा, पर गांव वाले मेरी बात नहीं सुनेंगे। उन सबको तो यही लगेगा कि मैं बूढ़ी काकी से जलता हूँ, इसलिए उल्टी सीधी कहानियां बना रहा हूँ। हमें उस बूढ़ी काकी और उसके बेटों को रंगे हाथ पकड़ना होगा। हाँ, ये बात तो तू एकदम ठीक कह रहा है, पर ये हम करेंगे कैसे? वो सब तू मुझ पर छोड़ दे, अभी तो तू बस मेरे साथ वापस गांव चल। बल्लू और हरीश वापस गांव आ जाते हैं और बल्लू हरीश से कहता है, हरीश, अब तू मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं इस बुढ़िया पर नजर रखे रहूंगा और मैं जब तुझे तेरे फोन पर मैसेज करूं तब तू सारे गांव वालों को लेकर उस जगह पहुंच जाना, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गया बल्लू। हरीश सभी गांव वालों को बताने चला जाता है और बल्लू बूढ़ी काकी पर नजर रखने लगता है। वाह वाह, आज भी मेरे सारे मोमोज बिक गए। अब दुकान बंद कर देती हूँ और घर चलती हूँ। बूढ़ी काकी दुकान बंद करके घर जाने लगती है, मगर वो सुनसान जंगल की तरफ जा रही थी। बल्लू भी उनका पीछा करने लगता है। जंगल तक पहुंचकर बूढ़ी काकी अपने दोनों बेटों से मिलती है और उससे कहती है, मेरे होनहार बेटों, आज मैंने उस महेश की बीवी को नशीले मोमोज खिलाए हैं। वो बता रही थी कि उसके घर पर आज कोई है भी नहीं,
उसका पति बाहर गया है, तो तुम दोनों जाओ और जाकर उसके घर से सारे गहने जेवर चुरा लाओ। मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगी। पर माँ, यहाँ क्यों? हाँ माँ, यहाँ जंगल के पास क्यों? अरे आज ये हमारी इस गांव में आखिरी चोरी होगी। याद नहीं, पिछली बार हम उस गांव में फंस गए थे। अब हम एक गांव में कुछ ही दिन तक चोरियां करेंगे और फिर वहां से निकल जाएंगे। तुम लोग गहने चुरा कर लाओ, फिर हम जंगल के रास्ते यहाँ से निकल जाएंगे। दोनों बेटे अपनी माँ का प्लान अच्छे से समझ जाते हैं और गांव में चोरी करने के लिए चले जाते हैं। बल्लू तुरंत हरीश को मैसेज कर देता है और उससे कहता है कि वो सभी गांव वालों को जल्दी से जंगल के पास लेकर आए। इतना कहकर बल्लू बूढ़ी औरत के सामने आ जाता है। बस, बहुत हुआ तुम्हारा खेल। अब तुम रंगे हाथों पकड़ी गई काकी। क्या? तू यहाँ क्या कर रहा है? बल्लू को देखकर बूढ़ी काकी भागने की कोशिश करने लगती है, मगर बल्लू उसे पकड़कर एक जगह बांध देता है। थोड़ी देर में सभी गांव वाले भी हरीश के साथ वहां पहुंच जाते हैं। अरे बल्लो, यह सब क्या चल रहा है? तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलवाया? और तुमने ये सस्ते मोमोज बेचने वाली बूढ़ी काकी को ऐसे बांध के क्यों रखा हुआ है? जरा सब्र करिए आप सब, अभी सारा सच सामने आ जाएगा। तभी बूढ़ी काकी के दोनों बेटे खुशी खुशी वहां पहुंच जाते हैं। मामा देखो, हम मनीष की बीवी के घर से गहने चुरा कर ले आए। अरे चुप कर बेवकूफ, देख वहाँ सभी गांव वाले हैं। दोनों बेटे वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, मगर बल्लू दोनों को पकड़ लेता है। अरे तुम दोनों भाग कहाँ रहे हो? जरा सभी गांव वालों को सच तो बताना, वरना अच्छा नहीं होगा। दोनों बेटे गांव वालों को चोरी और मोमोज का सारा सच बता देते हैं, जिससे गांव वालों की आंखें खुल जाती हैं। अरे नहीं, हमसे तो बड़ी भूल हो गई बल्लू भैया। हमें भी सोचना चाहिए था कि ये बुढ़िया हमें इतने सस्ते में मोमोज क्यों खिला रही है। यह तो हमें बर्बाद कर देती। हाँ, यह तो हमें कंगाल करके भागने के इरादे से आई थी। तुमने हम सबको बचा लिया बल्लू भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, अब चलो इन लोगों को पुलिस के हवाले करो, वरना ये ना जाने और किस किस को बेवकूफ बनाएंगे। वो सब मिलकर बूढ़ी काकी और उसके बेटों को पुलिस के हवाले कर देते हैं और बल्लू की मोमोज की दुकान एक बार फिर से अच्छे से चलने लगती है। इतना ही नहीं, अब तो बल्लू की पूरे गांव में वाहवाही भी हो जाती है। Please subscribe this channel.